इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे the legal maxim that is ad ris magis valid quam paret. This is a maxim which relates to both mainly relates to the law of contract और इसके बारे में आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में भी इसका यूज देखा जा सकता है। तो चलिए पहले हम बुक में इसके बारे में क्या लिखा है थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसके बाद पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जितनी भी इजी तरीके से हो सके हिंदी में डिस्कस करेंगे। बहुत ही सीधा सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर बताया गया है कि ad res magis valid quam paret। तो इसके बारे में बताया गया है कि the maxim ad res magis valid quam paret means that where the doctrine admits of two construction, one of which gives a sensible effect to the whole and the other makes a portion of it idle and insensible, the one which makes it idle should be discarded। इसका मतलब है जब अब हिंदी में इसको समझते हैं। देखिए ये जो मैक्सिम है ये पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन ऑफ ए डॉक्यूमेंट, जब किसी डॉक्यूमेंट में कोई प्रोविजन, सपोज देयर इज ए एग्रीमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब इस एग्रीमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारे प्रोविजन होंगे कि इस पार्टी को, दोनों के पार्टी के बीच में क्या क्या कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशंस जो होते हैं एग्रीमेंट के, वो सब बहुत कुछ दिया हुआ होगा। तो अगर यहाँ पर ऐसा कुछ रहता है कि जिसकी अगर इंटरप्रिटेशन किया जाए, जिस प्रोविजन का अगर इंटरप्रिटेशन किया जाए तो दोनों मीनिंग निकल कर आते हैं। वही यहाँ पर बताया गया है कि वेयर द डॉक्यूमेंट एडमिट्स ऑफ टू कंस्ट्रक्शन, यानी कि दोनों तरीके से ही उसको, उस प्रोविजन को इंटरप्रेट किया जा सकता है। तो इस जगह में कौन से कंस्ट्रक्शन को वैलिड डिक्लेयर किया जाएगा या कौन से कंस्ट्रक्शन को लिया जाएगा, इस बारे में ये डॉक्ट्रिन बताता है। ये डॉक्ट्रिन बताता है अगर देखा जाए कि दोनों कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है और दोनों तरीके से कंस्ट्रक्ट करने के बाद देखा जा रहा है कि एक जो कंस्ट्रक्शन है, सपोज कंस्ट्रक्शन 1 एंड 2 और इंटरप्रिटेशन 1 एंड 2। अब इंटरप्रिटेशन 1 जो है ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है कि गिव्स ए सेंसिबल इफेक्ट टू द होल। मतलब कि ये जो इंटरप्रिटेशन 1 है ये पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट के साथ एक मेल मिलाप रखते हुए इंटरप्रेट कर रहा है। मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, इसको पूरे डॉक्यूमेंट के साथ इन कंपैरिजन में लाके फिट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। ये इंटरप्रिटेशन नंबर 1 गया। लेकिन इंटरप्रिटेशन नंबर 2 क्या कर रहा है, अब ये भी पॉसिबल है लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, इंटरप्रिटेशन नंबर 2 में प्रॉब्लम ये है कि इट मेक्स ए पोर्शन ऑफ इट आइडल और इनसेंसिबल। मतलब कि अगर इंटरप्रिटेशन नंबर 2 के साथ हम जाते हैं तो पूरा डॉक्यूमेंट सेंसिबल नहीं बन रहा है। पूरे डॉक्यूमेंट के ए सिंगल पोर्शन, कोई सा भी पार्ट इस कंस्ट्रक्शन या इंटरप्रिटेशन के साथ नहीं जा रहा है। तो इस जगह में ये मैक्सिम यही बताता है कि जो इंटरप्रिटेशन पूरे डॉक्यूमेंट के साथ इन कॉन्सोनेंस में, व्हिच इज इन कॉन्सोनेंस विद द होल डॉक्यूमेंट, उसी कंस्ट्रक्शन को और इंटरप्रिटेशन को लिया जाएगा। और जिस इंटरप्रिटेशन में पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट के साथ मीनिंग नहीं बैठ रहा है तो उस डॉक्यूमेंट को और इंटरप्रिटेशन को और कंस्ट्रक्शन को डिस्कार्ड किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक और दो केस लॉ हम डिस्कस कर लेते हैं तो कॉन्सेप्ट और भी थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। देखिए इस डॉक्ट्रिन में एक फेमस केस है जो है वो है बोमी जाल मिस्त्री। आप अगर चाहे तो राइट डाउन कर सकते हैं कि बोमी जाल मिस्त्री वर्सेस जॉइंट चैरिटी कमिश्नर ऑफ महाराष्ट्र AIR 2002 बॉम्बे 342। ये इसका साइटेशन है। देखिए अब इस केस में क्या होता है, अब इस केस में बोला गया है कि इन ए केस इन्वॉल्विंग एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस मैक्सिम टू ट्रस्ट डीड्स। तो ट्रस्ट डीड एक था, उसमें कोई प्रोविजन था जिसके 2 कंस्ट्रक्शन पॉसिबल हो रहे थे उस ट्रस्ट डीड के कोई प्रोविजन में। तो यहां पर क्या होता है कि टेम्पल फॉर एवर, इट वाज हेल्ड दैट वेयर द ट्रस्ट वाज एस्टेब्लिश्ड टू प्रिजर्व सैक्रेड फायर। ये जो होता है ना टेम्पल में जो दिया जलता है, इस दिए कई टेम्पल हैं जहाँ पर दिया जलता ही रहता है, वो दिया कभी भी बुझता नहीं। तो ये जो दिया हर वक्त जलता रहे, इसके
देखभाल के लिए भी ट्रस्ट किया जा सकता है, ट्रस्ट क्रिएट किया जा सकता है। तो वही मामला है इस केस में कि it was held that where the trust was established to preserve sacred fire and fire temple forever, and a clause in trust deed also made the maintenance of house and building for residence of priest obligatory। अब ये जो इस केस में ये जो सेक्रेड फायर था, होली फायर जो था, इसको मेंटेन जो करेगा उसके परमानेंट रेसिडेंस एंड मेंटेनेंस के बारे में ये ट्रस्ट डीड में बताया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रस्ट डीड में सिर्फ इतना बताया गया था कि मेड द प्रोविजन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ हाउस एंड बिल्डिंग फॉर रेसिडेंट्स ऑफ द प्रीस्ट ऑब्लिगेटरी, यानी कि ये ट्रस्ट जो क्रिएट किया है उस डीड में ही बताया गया था कि जो इस सैक्रेड फायर को प्रोटेक्ट करेगा उसके मेंटेनेंस एंड रेसिडेंस के बारे में सोचना ही पड़ेगा, यानी कि कोई ना कोई इंतजाम रखना ही पड़ेगा। लेकिन it did not mean that the house and the building at present site could not be shifted or relocated or redeveloped, and it would only mean that the place for residence of the priest is embarked or presumed। तो अब एग्रीमेंट में इतना बताया गया था कि ये प्रोविजन मेंटेनेंस एंड हाउसिंग फैसिलिटीज उस व्यक्ति का जो सेक्रेड फायर को प्रोटेक्ट करेगा उस व्यक्ति का मेंटेनेंस एंड हाउसिंग फैसिलिटीज होना ही चाहिए। लेकिन ये जो मेंटेनेंस एंड हाउसिंग फैसिलिटीज ये जो है ये टेम्पल के अंदर ही होना चाहिए, ये बताया नहीं गया था। अब वहां पर क्या हुआ, एक पार्टी अगर जो सपोज सोच लीजिए जो पुरोहित है वो अगर कहता है कि मुझे मंदिर के अंदर ही, टेम्पल के अंदर ही एक रेसिडेंस चाहिए, और यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन आ रहा है यहाँ पर देखा जा रहा है कि यहाँ पर ऐसे कोई इंडिकेशन नहीं दिया गया था, क्योंकि ट्रस्ट डीड जब क्रिएट किया गया था इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या था, मेन ऑब्जेक्ट था सेक्रेड फायर को प्रोटेक्ट करना, और जो प्रोटेक्ट करेगा उसके मेंटेनेंस एंड हाउसिंग का प्रोविजन होना चाहिए, लेकिन टेम्पल के साइड में ही होना चाहिए, ये तो कहीं नहीं गया। और अगर टेम्पल में, अब देखिए ये जो टेम्पल के साइड में अगर नहीं होता है सेक्रेड फायर तो अफेक्टेड नहीं होगा ना, सेक्रेड फायर तो मतलब कि वो पुरोहित जो है वो तो दूसरी जगह पे रह के भी, थोड़ा दूर रह के भी आके अपना ड्यूटी परफॉर्म कर सकता है। तो ये जो दोनों कंस्ट्रक्शन है, एक है कि टेम्पल के अंदर ही हाउसिंग फैसिलिटी होना चाहिए और एक है कि थोड़ी दूर भी इसकी हाउसिंग फैसिलिटी क्रिएट किया जा सकता है। तो इसमें से कौन सा लिया जाएगा, तो इसमें से अगर थोड़ा दूर रहे तो प्रॉब्लम तो कुछ नहीं हो रहा है, तो इसीलिए वो कंस्ट्रक्शन, ये दूसरा वाला कंस्ट्रक्शन लिया जाएगा। तो यहाँ पर और भी बताया गया है कि फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इट इज सेटल्ड लॉ दैट द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज इज टू बी गैदर्ड फ्रॉम द वर्ड्स यूज्ड इन इट। तो कोई भी एग्रीमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो और कोई भी डॉक्यूमेंट हो दो व्यक्ति और दो से अधिक व्यक्ति के बीच में, तो मेन प्रिंसिपल क्या है कि पार्टीज, इंटेंशन ऑफ द पार्टीज इज सुप्रीम। अब ये जो इंटेंशन ऑफ द पार्टीज है, देखिए व्यक्ति जब जीवित रहता है तब तो ये क्वेश्चन अराइज नहीं करेगा, जब इनमें से कोई एक या दोनों ही मर जाएंगे तब ये क्वेश्चन आएगा, और तब क्या होगा, ये दोनों व्यक्ति की तो अवेलेबल नहीं होंगे अपना इंटेंशन बताने के लिए, तब कहाँ से इंटेंशन को कहाँ से डिराइव किया जाएगा, इस डॉक्यूमेंट से डिराइव किया जाएगा। तो इंटेंशन ऑफ द पार्टीज क्या था, इसको समझने के लिए आपको एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज जो था, जो डॉक्यूमेंट था, वही मेन सोर्स है और उसी से समझना पड़ेगा। तो और क्या बताया जाता है कि इफ द वर्ड्स आर अनएम्बिगुअस एंड आर यूज्ड आफ्टर फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर मीनिंग बाय एक्सपर्ट्स, इट वुड बी डिफिकल्ट टू टेक देयर इंटेंशन टू बी डिफरेंट फ्रॉम द लैंग्वेज यूज्ड। मतलब अगर जब डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा था तो वर्ड्स के मीनिंग को पूरा का पूरा समझते हुए कोई एक्सपर्ट के द्वारा अगर ड्राफ्ट किया जाता है तो उस तरीके की डॉक्यूमेंट में जो इंटेंशन है उससे डिफर करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि एक्सपर्ट ने वर्ड बहुत सोच समझ के यूज किया है, तो वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि वहां पर डिफरेंट कंस्ट्रक्शन और इंटरप्रिटेशन पॉसिबल ही नहीं होगा जब कोई एक्सपर्ट ड्राफ्ट करेगा। लेकिन अब क्या होता है, देखिए अपॉन रीडिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट एज ए होल इट कैन फेयरली बी डिड्यूस्ड फ्रॉम द वर्ड्स एक्चुअली यूज्ड दैट द पार्टीज हैड एग्रीड ऑन ए पर्टिकुलर टर्म
देयर इज नथिंग इन लॉ व्हिच प्रिवेंट्स देम फ्रॉम सेटिंग अप दैट टर्म। तो ये बताया गया कि जब कोई एक्सपर्ट डॉक्यूमेंट तैयार करता है तो एक सिंगल रीडिंग से उसके पार्टी के इंटेंशन के बारे में पता चलता है और वहां पर कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर जो वर्ड्स यूज किया गया है वो कोई एक्सपर्ट नहीं करता है ड्राफ्टिंग, और देखा जा रहा है कि एम्बिग्यूअस वर्ड्स यूज किया गया है कि जिससे पार्टीज के इंटेंशन के बारे में पूरा का पूरा एक रीडिंग से, डॉक्यूमेंट के रीडिंग से पता नहीं चल रहा है, इंटरप्रिटेशन का सहारा लेना पड़ रहा है और प्रोविजन को देखना पड़ रहा है। इस सिचुएशन में ये जो मैक्सिम हमने डिस्कस किया है कि लीगल मैक्सिम ऑफ अट रिट मैजिस वैलिड क्वम पैरिट, ये जो मैक्सिम है ये एप्लीकेबल होगा, और जो कंस्ट्रक्शन पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट के साथ जा रहा है, जो इंटरप्रिटेशन पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट के साथ जा रहा है, वही लिया जाएगा।